हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी द मास्टर में। मैं हूं जय और आज हम एक और मदरबोर्ड का रिपेयरिंग सीखेंगे। यह है एच पी का 796108-001। ओके, ये 800G1 का मदरबोर्ड है जो SFF मॉडल आता है पतला वाला, उसका ये मदरबोर्ड है। तो इसमें इशू क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम इसको ऑन करते हैं तो D0 आ रहा है, मतलब कि कोई भी कोडिंग नहीं आ रहा है इसमें। और अगर मैं CPU की बात करूँ तो ज़ीरो हीट है CPU। ठीक है, CPU बिल्कुल भी हीट नहीं हो रहा है। और अगर मैं आपको कोर वोल्टेज चेक करवाऊँ तो आप देखिए मल्टीमीटर में कोर वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं हमारे। ठीक है, हमारा इनपुट 12 वोल्ट ओके है, आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूं, यहाँ यहाँ पे चेक करते सॉरी। ठीक है, तो हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है, देखिए। ठीक है, तो ये दिक्कत है। तो जनरली मान लीजिए कि आपका कोर वोल्टेज नहीं बन रहा है, तो आपके कोर वोल्टेज रिलेटेड ही इशू होता है। ठीक है, लेकिन जब आप ब्रांडेड मदरबोर्ड की बात करते हो तो ब्रांडेड में बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आ जाती हैं। जैसे कि बायोस कभी कभार दिक्कत वाला हो तब भी आपका कोर वोल्टेज जनरेट नहीं हो सकता है। आपका रैम सेक्शन में इशू हो तब भी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई रैम सेक्शन का और हमारे वी कोर सेक्शंस का क्या लेना देना है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर रैम सेक्शन में इशू है तो भी आपका VRM में कोर वोल्टेज जनरेट नहीं होगा। ठीक है, ये भी उसकी रिक्वायरमेंट है। और एक चीज़ हम डायरेक्टली चिपसेट पे चेक करेंगे सारी की सारी सप्लाई, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 वोल्ट हमें मिल रहा है, यहाँ पे हमें 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, वो भी मिल रहा है। यहाँ पे हमें 1 वोल्ट मिलना चाहिए, वो भी मिल रहा है। ओके, यहाँ पे भी हमें 1 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 वोल्ट मिल रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ब्रांडेड बोर्ड में दिक्कत क्या होती है कि चिपसेट बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं, स्पेशली ये वाले मदरबोर्ड में 800G1 में, क्योंकि ये रेगुलर मेरे पास रिपेयरिंग में आते हैं डीलर से। तो बहुत सारे केसेस में ये चिपसेट फॉल्टी होता है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले ये चीज़ चेक करना होता है कि भाई चिपसेट के ऊपर जो सप्लाई बननी चाहिए वो सही से वहाँ पे आ रही है कि नहीं। ठीक है, अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो पहले से देख रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जब भी हम ट्रबल शूटिंग स्टार्ट करें तो हम हमेशा रैम सेक्शन से ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा जो रैम सेक्शन है उसका यहाँ पे इनपुट है। इनपुट में हमें 12 वोल्ट मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, फिर इसका आउटपुट चेक करेंगे हम यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो हमारे पहले ही टेस्टिंग में हमें फॉल्ट मिल गया है। ठीक है, कि यहाँ पे जो रैम सेक्शन है उसकी सप्लाई नहीं बन रही है। नहीं क्यों बन रही है, उसका मेन रीज़न ये वाली आईसी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो यही आईसी है जो हमारी रैम सेक्शन का जो VRM है उसको ड्राइव करती है। तो इस आईसी को हम क्विकली चेंज करेंगे, क्योंकि मुझे अच्छा सा एक्सपीरियंस है कि इस आईसी को चेंज करने से हमारा प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस आईसी को मैं चेंज कर लेता हूँ, तब तक मैं वीडियो को पोस्ट करता हूँ। और इसको चेंज करने के बाद इसको कूल डाउन होने देंगे और फिर उसके बाद हम पावर ऑन करके चेक करेंगे कि क्या इतना करने से हमारी क्वेरी सॉल्व हुई कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, हमने आईसी चेंज कर दी है, आप देख सकते हैं। हालांकि मैंने इसको अभी प्रॉपरली क्लीन नहीं किया है, आपको फ्लक्स आसपास थोड़ा दिख रहा होगा। लेकिन जब हम इसको डिलीवर करेंगे ना उससे पहले हम इसको एकदम नए जैसा कर देंगे। ठीक है, तो मैं एक बार टच करके चेक कर लेता हूँ। हिट तो है, इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया। फिर भी जब से मेरा ऑटोमेटिक ब्लोअर ख़राब हुआ है ना, मुझे हैंड से इस तरह से ब्लो करना पड़ता है। ठीक है, चलिए।
ओके, पावर ऑन करते हैं, उसके बाद हम प्रॉप से चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं पावर ऑन करता हूँ और यहाँ पे अगर हमारा कोड D0 से चेंज हुआ तो हम समझ जाएंगे कि हमारा कोर वोल्टेज जनरेट होने लगा है, हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसको ऑन करके सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा रैम का सप्लाई ओके हो गया कि नहीं, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि रैम आईसी ख़राब हो। लेकिन मैं ये बोर्ड रेगुलरली रिपेयर कर रहा हूँ और मुझे पता है कि इस बोर्ड में रैम आईसी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली चेंज कर दिया, वरना अगर कोई और बोर्ड होता जिसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर अगर मैं फ्लो चार्ट या फिर सीक्वेंस के हिसाब से चलता, तो मैं सबसे पहले ये चेक करता कि उस आईसी की रिक्वायरमेंट ओके है कि नहीं, ठीक है। उस आईसी का वीसीसी है कि नहीं, उसको एनेबल मिल रहा है कि नहीं, और आईसी का एक भी पिन बिना वजह मतलब कि ग्राउंड नहीं होना चाहिए, वो कहीं ग्राउंड तो नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें सबसे पहले बेसिकली चेक करनी होती है मदरबोर्ड में। लेकिन जब आप किसी मदरबोर्ड पे ज़्यादा काम करते हो तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई इस मदरबोर्ड में ज़्यादातर कौन सी आईसी फेल होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी न्यू बंदा है जिसके पास ये मदरबोर्ड सबसे पहले आया है, तो वो जनरली क्या करेगा, आईसी की सारी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे इसकी रिक्वायरमेंट चेक करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, आईसी चेंज करने के बाद अगर मान लीजिए कि नहीं हुआ तो मैं डेफिनेटली इसकी रिक्वायरमेंट चेक करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं इसकी रिक्वायरमेंट चेक करूँ उससे कम टाइम में तो मैं आईसी चेंज कर सकता हूँ, तो बेटर यही है कि मैं देख लूँ। और एक चीज़ इसकी रिक्वायरमेंट चेक करने में कि ये ब्रांडेड मदरबोर्ड है, और ब्रांडेड मदरबोर्ड में सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि आपको इसका स्केमेटिक डायग्राम नहीं मिलेगा, और मोस्ट केस में आपको आईसी का डेटा शीट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, चलिए इसको ऑन करते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे मॉनिटर करेंगे कि क्या D0 से हमारा कोई कोड चेंज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये मैंने ऑन किया, ओके। ये अपने आप ऑन नहीं हुआ, जनरली हो जाता है, कोई बात नहीं। यहाँ पे इसका पावर बटन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको टच करवा रहा हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा कोड चेंज हुआ। इसका मतलब ये है कि हमारा रैम सेक्शन का वोल्टेज बनने लगा होगा, आप देख लीजिए। ओके, हमारा बोर्ड ऑफ हो गया, आप देख सकते हैं। ओके, दोबारा से अपने आप ऑन हुआ, हमारा रैम सेक्शन का वोल्टेज बन रहा है। और चलिए चेक करते हैं कि क्या हमारा कोर बन रहा है। तो जी हाँ, हमारा कोर भी बन रहा है। तो अब एक चीज़ बचती है, क्या डिस्प्ले आता है? तो जी हाँ, आप देख सकते हैं कि हमारा डिस्प्ले भी आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर कूलिंग कुछ भी नहीं लगाया है, ठीक है। रेगुलर रिपेयरिंग करते तो पता है कि डिस्प्ले आते ही इसको बंद कर देना है और फिर फ़ैन लगा के एक बार सही से चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि ये कौन सा बोर्ड था, 800G1 का बोर्ड था, ठीक है। और इसमें दिक्कत ये थी कि कोर वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहे थे, हमारा सीपीयू बिल्कुल भी हिट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो रैम सेक्शन है वही काम नहीं कर रहा था, और इस वजह से हमारा कोर वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा था। तो कई लोग क्या करते हैं कि अगर कोर में इशू है तो वो रैम सेक्शन को कभी चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है। 99% केस में चेक करना नहीं होता है। लेकिन ब्रांडेड मदरबोर्ड आप गिन लो, स्पेशली HP वाले इस टाइप के, ठीक है। इस मदरबोर्ड में और इसके साथ साथ अगर आप 6300 की बात करो या फिर उसके रिलेटेड कोई भी बोर्ड जो कि अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा SFF आ रहे हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ जनरेशन, ठीक है, उनमें मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब रैम सेक्शन काम नहीं करता है तब हमारा कोर वोल्टेज भी काम नहीं करता है। मेरे पास इसका डेटा शीट नहीं है तो कभी मैंने टाइम नहीं दिया कि भाई एग्जैक्टली ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अगर कभी मेरे पास किसी अच्छे ब्रांडेड मदरबोर्ड का डेटा शीट आया तो मैं प्रॉपरली चेक करूँगा कि आखिर क्यों रैम सेक्शन के वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, तो हमारा कोर वोल्टेज जनरेट नहीं होता। हाँ, रैम और CPU का कम्युनिकेशन तो होता है, शायद उस कम्युनिकेशन के ब्रेकिंग की वजह से भी कोर वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहे होंगे। तो मेरे पास स्कीमेटिक आएगा तो मैं अच्छे से समझाऊंगा कि ये एग्जैक्टली किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि इसको देख के आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अपनी कोई प्रोडक्ट हमें रिपेयरिंग में भेजना चाहते हैं, जैसे कि लैपटॉप मदरबोर्ड है, डेस्कटॉप मदरबोर्ड है, ऑल इन वन के मदरबोर्ड है, आपके ग्राफिक कार्ड है, और भी कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट अगर आप हमें भेजना चाहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।